हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज फर्स्ट पेपर का चैप्टर पढ़ाऊंगी, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। ये आपके कोर्स में सेक्शन ए का चैप्टर है, मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा। तो आज मैं बताऊंगी अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है और अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा अगर हम देखें तो एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो हमें कोई व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर एक क्वेश्चन हमारे सामने उठता है कि एक व्यक्ति, कोई जीव कोई व्यवहार क्यों करता है, उस व्यवहार के करने के पीछे क्या कारण है। तो आधुनिक मनोविज्ञान में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है कि व्यक्ति व्यवहार क्यों करता है, वह क्रोध क्यों करता है, दूसरों पर आक्रमण क्यों करता है, नेतृत्व क्यों करता है, दूसरों के संपर्क में क्यों रहना पसंद करता है, वस्तुओं का संग्रह क्यों करता है। बहुत तरह के व्यवहार हैं, उन व्यवहारों को करने के पीछे क्या कारण है। तो इसको समझने के लिए हमें प्रेरणा को समझना होगा। और मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा या कोई ना कोई प्रेरणा होती है। प्रेरणा एक तरह की शक्ति है जो हमें कोई भी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्तियों में या प्राणियों में ही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन पशु पक्षी जानवरों में भी दिखाई देता है। और मोटिवेशन जो है वो हमारे पारस्परिक व्यवहार के लिए भी उत्तरदायी है। अगर प्रेरणा नहीं होगी तो व्यक्ति कोई व्यवहार नहीं करेगा और उसके जो पारस्परिक संबंध हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। तो प्रेरणा शब्द से प्राणी की सभी प्रकार की अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं या प्रक्रमों का बोध होता है। प्राणी में इन प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण कई बार संभव नहीं होता है, केवल इसके प्रभाव का ही हम निरीक्षण कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा का स्वरूप एक बहुत विवाद का विषय है और इसके बारे में बहुत लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है। और इन परिभाषाओं में अगर हम देखें तो कई मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से आते हैं। जैसे मैकडोनाल्ड के अनुसार व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक उद्दोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। इस परिभाषा में ये कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर होने वाला एक शक्ति परिवर्तन, मतलब आंतरिक शक्ति है ये एक प्रकार से, जो हमारे शरीर में एराउजल की उत्पत्ति करता है और कुछ अनुक्रियाओं को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। गिलफोर्ड ने इसकी परिभाषा दी है। गिलफोर्ड का कहना है कि अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू करने एवं जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब अभिप्रेरणा किसी न किसी कार्य को शुरू करने और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता उसको जारी रखने के लिए हमें प्रेरित करता है। एटकिंसन ने भी परिभाषा दी है अभिप्रेरणा की। उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में करने की प्रवृत्ति को उद्दोलित करती है। तो बहुत तरह की इन परिभाषाएं दी गई हैं। अगर इन परिभाषाओं को हम देखें तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, एक आंतरिक स्थिति है जो किसी व्यवहार को उत्पन्न करती है और उस व्यवहार को वो दिशा भी प्रदान करती है और मात्रा भी निश्चित करती है। तो ये परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो अभिप्रेरणाओं की अनेक प्रकार की विशेषताएं देखने में आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता है कि अभिप्रेरणा में व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। मतलब जो व्यवहार अभिप्रेरित होता है
उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है और वह आईएएस बनना चाहता है, तो आईएएस बनने के लिए जो अभिप्रेरणा है वो उसे कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे उससे संबंधित आईएएस बनने से संबंधित वो उसे क्या क्या काम करने हैं, कोचिंग लेनी है, पढ़ाई करनी है। तो कोई भी जो अभिप्रेरित व्यवहार होता है उसका कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होता है। इस संबंध में किम्बल यंग ने अनेक अध्ययन किए हैं और उनका कहना है कि प्रत्येक प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो प्राणी है वो लगातार प्रयास करता रहता है और जब तक कि उसे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक प्राणी के अंदर अभिप्रेरणा बनी रहती है। प्राणी के लक्ष्यों में किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो सकता है, जैसे किसी कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त करना, किसी वस्तु को प्राप्त करना, किसी पर आक्रमण करना, ये भी उसका लक्ष्य हो सकता है, या कुछ वस्तुओं का संग्रहण करना, ये भी एक लक्ष्य हो सकता है, या पारस्परिक संबंध बनाना। तो अनेक प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं अभिप्रेरणा के पीछे। दूसरी जो विशेषता है इसकी वो है अभिप्रेरित व्यवहार अधिक प्रबल होता है। मतलब जो व्यवहार अभिप्रेरित होता है उसमें एक व्यवहार में शक्ति होती है, वो अधिक प्रबल होता है और अभिप्रेरणा की स्थिति में देखा गया है कि व्यक्ति में एक आंतरिक तनाव या उद्दोलन की स्थिति बनी रहती है, जो कि तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। इस अवस्था में व्यक्ति में अधिक उत्तेजना और क्रियाशीलता दिखाई देती है। वो निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है और उन प्रयासों में अगर वो सफल होता है तो वो आगे जारी रखता है, उसमें परिवर्तन भी करता है प्रयासों में अपने, जिससे कि वो लक्ष्य तक पहुंच सके। तीसरा जो इसका विशेषता है अभिप्रेरित व्यवहार की, वो है कि अभिप्रेरित व्यवहार चयनित होता है, सेलेक्टिव होता है। कि ये देखा गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो कुछ क्रियाओं का चयन करता है जिससे कि वो लक्ष्य तक सीधे जल्दी पहुंच सके और अनावश्यक कार्य ना करके वो केवल लक्ष्य निर्धारित निर्देशित कुछ क्रियाओं को करता है जिससे कि वो लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किए हैं, जैसे यंग, मैकक्लीलैंड, पिंड्रा आदि। इन मनोवैज्ञानिकों ने यही कहा कि व्यक्ति का जो अभिप्रेरित व्यवहार है उसमें सलेक्शन होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है किसी एग्ज़ाम को पास करना, किसी आरएएस के या आईएएस के एग्ज़ाम को पास करना, तो वो उसमें सेलेक्टिव काम करेगा जिससे कि वो लक्ष्य तक प्राप्त पहुंच सके। कि वो ये देखेगा कि उसे कौन सी कोचिंग करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किससे सलाह लेनी है या निर्देश लेने हैं, तो सेलेक्ट करके ही वो आगे काम करता है। अगला जो विशेषता है इसकी अभिप्रेरित व्यवहार की, कि अभिप्रेरित व्यवहार ऊर्जित तथा जागृत होता है। ऊर्जित सा मतलब है उसमें एनर्जी होती है और जागृत होता है, अवेयर होता है। इस विशेषता का अध्ययन हल ने किया और अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति में सामान्य अवस्था की अपेक्षा अधिक ऊर्जा और जागृतपन दिखाई देता है। ब्राउन ने भी इसी प्रकार के परिणाम अपने अध्ययनों में देखे कि अभिप्रेरित व्यवहार में अत्यधिक ऊर्जा होती है और वो जागरूकता की भावना भी होती है। अगला जो इसका विशेषता है वो है कि अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। निरंतरता का मतलब है कि अभिप्रेरित व्यवहार क्योंकि लक्ष्य निर्धारित होता है, तो जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता है व्यक्ति, तब तक वह निरंतर उस प्रयास में लगा रहता है। जैसे मान लीजिए भूख का प्रेरक है, भूख अगर किसी प्राणी को लगी है तो उससे उसके अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है
और वो भोजन की खोज में लग जाता है। और जब तक वो भोजन प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो अपनी सारी ऊर्जा उसी तरफ लगाए रखता है और निरंतर प्रयास करता रहता है। एक बार भोजन प्राप्त होने पर, उसको खा लेने पर उसको संतुष्टि होती है और ये जो व्यवहार है वो यहाँ पर उसका समाप्त हो जाता है, और जब तक कि वो अगली बार उसको भूख ना लगे। तो लक्ष्य प्राप्त होते ही अभिप्रेरणात्मक व्यवहार जो है वो समाप्त हो जाता है। इस विशेषण का अध्ययन हैब और एटकिंसन ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर किया। तो इस प्रकार से ये 5 विशेषताएं मुख्य रूप से अभिप्रेरित व्यवहार में दिखाई देती हैं कि अभिप्रेरित व्यवहार जो है वो व्यक्ति किस तरह से करता है और अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या होती है। अब प्रश्न ये होता है कि व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है। इस प्रश्न की विवेचना अनेक प्रकार से हुई है। अभिप्रेरणा के संबंध में प्रारंभ में दार्शनिकों ने अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, परंतु अभिप्रेरणा के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययनों का प्रारंभ जो है वो मैकडूगल के अध्ययनों से प्रारंभ होता है। मैकडूगल का कहना है कि अभिप्रेरित व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्तियां हैं। इस सिद्धांत की पुष्टि को लेकर अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन हुए हैं और कई अध्ययनों की श्रृंखला मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव को भी नकारती हैं। और इस संबंध में कुओ ने अपने प्रयोग में कुछ बिल्लियों को चूहों के बच्चों के साथ पाला। 4 माह पश्चात यह देखा कि बिल्लियों ने चूहों के प्रति ना लगाव ही प्रस्तुत किया, ना ही आक्रमण किया। इन बिल्लियों को फिर ऐसी बिल्लियों के साथ रखा जो चूहे मारकर खाती थी। इस अनुभव के बाद में से 6 बिल्लियों ने 7 पले हुए चूहों को मारने का प्रदर्शन किया। तो कुओ ने अपने इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जीव का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित ना होकर प्रारंभिक वातावरण के अनुभवों से भी निर्देशित होता है। तो इस प्रकार से कई अध्ययन इस संबंध में किए गए कि जो मूल प्रवृत्ति हैं वो किस प्रकार से अभिप्रेरित व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और शारीरिक आवश्यकताओं को लेकर भी अनेक अध्ययन हुए। और इस प्रकार के अध्ययनों से ये देखा गया कि मतलब अनेक प्रकार के जो कारक हैं वो अभिप्रेरित व्यवहार के पीछे कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, अभिप्रेरित व्यवहार जो है वो किस तरह से काम करता है, या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा किस प्रकार से आवश्यक होती है। तो मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।